अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन ब्लड ग्रुप सिस्टम्स। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है, तो चलें देखते हैं। ह्यूमन ब्लड ग्रुप सिस्टम बेसिकली काफ़ी मीन 2-3 से ज़्यादा ब्लड ग्रुप सिस्टम है। इस वक्त तक जो रिकग्नाइज ब्लड ग्रुप सिस्टम है वो 29 ब्लड ग्रुप सिस्टम्स हैं, बट उनमें से जो सबसे इम्पॉर्टेंट हैं या मोस्ट कॉमन जो हैं तो वो है MN ब्लड ग्रुप सिस्टम है, ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम है, MNS ब्लड ग्रुप सिस्टम है, RH ब्लड ग्रुप सिस्टम है। तो हम यहाँ 2-3 ब्लड ग्रुप सिस्टम को फोकस करेंगे, तो इसमें से हम देखने की कोशिश करेंगे, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं इसको। अच्छा, अब ब्लड ग्रुप सिस्टम बेसिकली किस तरह से ब्लड ग्रुप्स को हम ग्रुपिंग किस बेस पे करते हैं। बेसिकली हम ग्रुपिंग करते हैं सेल के ऊपर एक ख़ास किस्म की समटाइम्स प्रोटीन्स होते हैं और समटाइम्स इस तरह के जो स्ट्रक्चर सेल के ऊपर होते हैं जिनको हम एंटीजेंस कहते हैं। तो सेल के ऊपर वो जो एंटीजेंस होते हैं उनको हम सेल मार्कर्स भी कहते हैं। उसी की बेस पे सेल आइडेंटिफाई करते हैं। अपने एक बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स होते हैं वो एक दूसरे को आइडेंटिफाई करने के लिए सेल मार्कर्स यूज़ करते हैं, यानी वही एंटीजेंस यूज़ करते हैं। तो सेल्फ एंटीजेंस वो होते हैं जो तमाम सेल्स के ऊपर मौजूद होते हैं और रेड ब्लड सेल्स के ऊपर भी मौजूद होते हैं। वो एंटीजेंस जो होते हैं वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि बाहर से अगर कोई भी पार्टिकल, कोई भी एंटीजन एंटर हो जाता है तो उस एंटीजन को आइडेंटिफाई करना। मसलन बैक्टीरिया एंटर हो जाते हैं, मसलन वायरसेस एंटर हो जाते हैं, तो वो जो एंटीजन्स होते हैं उसकी आइडेंटिफिकेशन करना और इम्यून सिस्टम ने एक्टिवेट हो जाना होता है। किसकी बेस पे? उसी एंटीजन, उन एंटीजन्स की बेस पे। सो जो सेल बॉडी के अपने एंटीजन्स होते हैं उन पे इम्यून सिस्टम एक्टिवेट आम तौर पे नहीं होता है। नॉर्मल कंडीशंस में हो सकता है, उसको हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। आम तौर पे जो नॉर्मल कंडीशंस होती हैं उनमें इम्यून सिस्टम सेल्फ एंटीजेंस पे एक्टिवेट नहीं होता। अब रेड ब्लड सेल्स के ऊपर भी एंटीजेंस मौजूद होते हैं, डिफरेंट टाइप के एंटीजन मौजूद हैं। उसी को हम यहाँ देखते हैं। ये कार्ल लैंडस्टीनर और लिवाइन जो है इसने ये डिस्कवर किया था, ये एक सिस्टम है। इसमें क्या है कि एक MN ब्लड ग्रुप सिस्टम जिसे हम कहते हैं, उसमें एक ब्लड टाइप है M, तो उसकी जीनोटाइप क्या होगी? चूँकि एक सेल के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो 2 होते हैं, एक मदर से आता है, एक फादर से आता है, एक मैटरनल है, एक पैटर्नल है। तो ये उसके 2 एलील हैं जो हमें यहाँ शो किए हुए हैं। तो उसमें उसकी अगर हम जीनोटाइप देखेंगे तो एक एलील पर भी M टाइप है और दूसरे पर भी M टाइप है। तो उसके एंटीजन उसके ऊपर कौन से लगे हुए हैं? M एंटीजन। तो उसको हमने समझने के लिए ये वाले एंटीजन बनाए हैं, ये M एंटीजन है। इसको आप समझ लें कि ये रेड ब्लड सेल है और इसके ऊपर जो एंटीजन है ये इस टाइप के। अब एक दूसरा ब्लड ग्रुप सिस्टम है, हम N ब्लड ग्रुप सिस्टम, N ब्लड ग्रुप कहते हैं उसे, ब्लड ग्रुप सिस्टम नहीं, MN ब्लड ग्रुप सिस्टम है। इसमें दूसरा ब्लड ग्रुप है N ग्रुप। N ग्रुप के ऊपर हम फिर अगेन अगर देखें तो 2 एलील हैं, ये क्रोमोसोम है, इसके 2 एलील हैं। तो हम इस पे लिखते हैं LN और N, दोनों एलील N है। तो इसका ब्लड ग्रुप जो होगा उसके ऊपर जो एंटीजन होंगे वो N एंटीजन होंगे। तो ये उसकी फिनोटाइप है, जो ब्लड ग्रुप जिसे हम कहते हैं। तो इसको हमने राउंड बनाया अपनी समझ के लिए कि ये राउंड शेप है, ये वाले, ये एंटीजन। अब एक तीसरा ब्लड ग्रुप आ जाता है जिसे MN ब्लड ग्रुप कहते हैं। तो उसमें क्या है? उसमें एक एलील फादर से आया है और एक मदर से। एक वो है N है और एक M है। ये नहीं हो सकता है मदर जो है उसमें LN और LN दोनों एलील N वाले हों और फादर का जो ग्रुप है उसमें दोनों एलील M वाले हों। तो ये हमने एक डिस्कस किया हुआ था कोडोमिनेंस, जब दोनों एलील अपने आप को एक्सप्रेस कर देते हैं। तो ये दोनों आगे LM और LN, तो ये ब्लड ग्रुप बन गया MN। अब MN किस बेस पे बन गया? इन एंटीजन की बेस पे। ये देखें, इसमें M एंटीजन ये मौजूद हैं, ये मौजूद हैं, ये मौजूद हैं, और N एंटीजन ये राउंड वाले ये भी मौजूद हैं, ये भी मौजूद हैं। अब ये जो ब्लड ग्रुप है इस पर चूंकि दोनों एंटीजन मौजूद हैं तो ये
अपने इसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ नहीं बनाएगा, ना एम के खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाएगा और ना एन के खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाएगा। अच्छा, अब एक दूसरा ब्लड ग्रुप सिस्टम है, उसको हम कहते हैं ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम, जो आम तौर पे हमारे हम कहते हैं जी ए ब्लड ग्रुप है, O ब्लड ग्रुप है, B ब्लड ग्रुप है, ये AB व्हाट्सएवर। अब ABO जो ब्लड ग्रुप सिस्टम है, इसमें क्या है कि एक ब्लड ग्रुप है फ़र्ज़ करें, तो इसकी जीनोटाइप दो तरह से हो सकती है। एक ये आई जीन की बेस पे होता है, तो आई जीन पर ये जो है दोनों अलील जो हैं, ये एक अलील भी ए है, मदर से भी जो आया है वो भी अलील ए है, और बी से फादर से भी जो आया है वो भी अलील बी है, तो इसका ब्लड ग्रुप बनेगा ए। और इसमें दूसरी बात जो है कि एक अलील ये डोमिनेट करता है आई ए, किस पर? आई पर। आई वो अलील है जो रिसेसिव अलील है, तो अगर इसकी जीनोटाइप ये बने आई ए, एक अलील डोमिनेट कर रहा है, दूसरा स्मॉल आई है, तो भी इसका ब्लड ग्रुप होगा ए। लेकिन इस सूरत में जो होगा, एक सूरत में ब्लड ग्रुप ए जो होगा होमोजाइगस होगा, होमोजाइगस इस कंडीशन में, और अगर इस कंडीशन में ये ब्लड ग्रुप बने तो ये होगा हेट्रोजाइगस। क्यों? कैपिटल आई स्मॉल आई। इसी तरह दूसरी फिनोटाइप है, ये दो तरह से होती है। ब्लड ग्रुप अगर किसी का बी है तो उसकी जीनोटाइप आई बी यानी दोनों होमोजाइगस भी हो सकते हैं और हेट्रोजाइगस भी हो सकते हैं। एक जो है स्मॉल आई जो है ये रिसेसिव हो सकता है, तो होमोजाइगस कंडीशन में भी बी ग्रुप बनेगा, चूंकि ये बी जो है आई बी या आई ए ये डोमिनेट करता है स्मॉल आई पे, इस जीन पे, इस अलील पे, एक अलील दूसरे इस तरह, तो ये बनेगा, इसमें भी बी ग्रुप बनेगा। जब बी ग्रुप बनेगा तो ये दो होगा, या होमोजाइगस होगा ये वाला, या हेट्रोजाइगस होगा ये वाला। तो तीसरी सूरत जो बनती है ब्लड ग्रुप में वो बनती है ए बी ब्लड ग्रुप। अब ए बी ब्लड ग्रुप किस बेस पे बनता है? वही बात जिस तरह हमने बात की थी कि ए एंटीजन भी मौजूद हैं रेड ब्लड सेल के ऊपर और बी एंटीजन भी मौजूद हैं। जब दोनों एंटीजन मौजूद हैं तो वो बनेगा ए बी ब्लड ग्रुप, और वो एंटीजन जो होंगे वो एंटीजन किसी भी सूरत में अपने खिलाफ एंटीबॉडीज़ नहीं बनाएंगे, यानी ए के खिलाफ भी एंटीबॉडीज़ नहीं बनाएंगे और बी के खिलाफ भी एंटीबॉडीज़ नहीं बनाएंगे अपने ब्लड ग्रुप में। और चौथा जो ब्लड ग्रुप आता है वो है ओ। अब ओ में क्या है? उसमें न तो ए एंटीजन है न बी एंटीजन है। जब ए एंटीजन भी नहीं है और बी एंटीजन भी नहीं है तो ये स्मॉल आई जिसे हम कहते हैं, तो स्मॉल आई ये होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन है, ये रिसेसिव कंडीशन है बट होमोजाइगस कंडीशन है। जब ये होमोजाइगस रिसेसिव होगा तो ब्लड ग्रुप बनेगा ओ। अब यहाँ तक तो ठीक है, ये समझ आने वाली बात है, लेकिन समटाइम्स हम देखते हैं कि हम जाते हैं, हमें कहा जाता है जी ये ओ पॉजिटिव है, ये ओ नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव जो है ये किस बेस पे है, इसको ज़रा समझने की ज़रूरत है। यहाँ तक तो हमने समझ लिया कि ब्लड ग्रुप किस तरह से बनते हैं। अब रेड ब्लड सेल्स के ऊपर एक ख़ास किस्म की प्रोटीन होती है जिसे हम फैक्टर कहते हैं, RH फैक्टर। अब कुछ रेड ब्लड सेल्स ऐसे हैं उन पर RH फैक्टर मौजूद होता है और कुछ पर RH फैक्टर मौजूद नहीं होता। अब वो जो, और ये किसकी वजह से होता है? डी जीन की वजह से, जीन डी। अब कैपिटल डी ये जो जीन है ये डोमिनेट करता है स्मॉल डी पे, तो होता क्या है? होता ये है कि जब ये जीन डी मौजूद होगा तो कैपिटल डी या कैपिटल डी स्मॉल डी, दोनों सूरतों में होमोजाइगस कंडीशन में या हेट्रोजाइगस कंडीशन में, तो RH फैक्टर इसके ऊपर RH फैक्टर मौजूद हो जाएगा, बन जाएगा, प्रेजेंट होगा रेड ब्लड सेल्स के ऊपर। यानी जब ये जीन होमोजाइगस कंडीशन में मौजूद हो या हेट्रोजाइगस कंडीशन में मौजूद हो, बोथ कंडीशंस में RH फैक्टर रेड ब्लड सेल्स के ऊपर मौजूद होगा। तो जब रेड ब्लड सेल्स के ऊपर RH फैक्टर मौजूद होगा तो उसे हम पॉजिटिव लिखेंगे,
तो ऐसी सूरत में ब्लड ग्रुप ए भी हो सकता है, बी भी, ए बी या ओ हो सकता है, और आर एच फैक्टर मौजूद है, ए के साथ आर एच फैक्टर मौजूद है तो ए पॉजिटिव हो जाएगा या ए आर एच पॉजिटिव हो जाएगा। इसी तरह बी के साथ मौजूद है तो बी आर एच पॉजिटिव, और अगर मौजूद नहीं है तो आर एच नेगेटिव हो जाएगा। इसी तरह ये सारे ग्रुप के साथ होता है। अब इसमें एक बड़े इंटरेस्टिंग सिचुएशन होती है कि एक इसी चैप्टर में एक आपके में मौजूद है कि आर एच फैक्टर, आर एच हिस्टो इनकम्पेटिबिलिटी मदर फीटस के बारे में है, एरेथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस। अब क्या होता है कि नॉर्मली जो आर एच फैक्टर है, अगर आर एच फैक्टर पॉजिटिव नहीं उसके मौजूद है तो उस हद तक तो ठीक है, लेकिन अगर आर एच फैक्टर किसी भी नेगेटिव आर एच फैक्टर है तो वो एंटीबॉडीज़ नहीं बनेंगी उस ब्लड के अंदर। अब होगा क्या, जब तक अगर आर एच नेगेटिव फैक्टर को ब्लड को एक्सपोज हो जाए किसी वजह से, उसके अंदर आर एच पॉजिटिव ब्लड फैक्टर आ जाए, तो फिर फौरी तौर पे आर एच नेगेटिव ब्लड फैक्टर वाला जो जिसमें ब्लड मौजूद है वो ब्लड अपने अंदर एंटीबॉडीज़ बना देगा आर एच फैक्टर पॉजिटिव के अगेंस्ट, और वो एंटीबॉडीज़ लंबे टाइम तक रहती हैं। अब होता क्या है, ये मदर फीटस हिस्टो इनकम्पेटिबिलिटी है कि अगर मदर का ब्लड है, मदर है आर एच नेगेटिव ब्लड ग्रुप कोई भी है, और उसका फीटस जो है वो आर एच पॉजिटिव है, और किसी वजह से ऐसे हुआ कि प्लासेंटा किसी वजह से डैमेज हो गया या कुछ भी हो गया, मदर के ब्लड में फीटस का ब्लड इंटर हो गया किसी भी वजह से, कोई लीकेज हो गई किसी भी वजह से ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऐसा हो गया, तो क्या हो जाएगा, मदर का जो ब्लड है आर एच नेगेटिव होने की बेस पे ये क्या बनाना शुरू कर देगा, एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देगा। किसके अगेंस्ट, आर एच पॉजिटिव के अगेंस्ट। अब अगर तो ये ज़्यादा उसके मिक्स हो रहा है ब्लड किसी भी वजह से, वो कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है किसी प्रॉब्लम की वजह से, तो ये इतनी एंटीबॉडीज़ बना सकता है कि वो अबॉर्ट कर जाएगा, फीटस अबॉर्ट कर सकता है। अब अगर अबॉर्ट नहीं करेगा, फ़र्ज़ करें कि कम इतने ब्लड मिक्स हुआ कि कम हिस्टोइंग आर एच फैक्टर हुआ और एंटीबॉडीज़ बनी है जो वो कम तादाद में एंटीबॉडीज़ या कम अमाउंट में एंटीबॉडी, तो वो लंबा टाइम रहती है। उसके बाद ये भी हो सकता है कि नेक्स्ट उसका बेबी जब आए तो नेक्स्ट अगर आर एच पॉजिटिव हो तो वो उसको रिजेक्ट कर दे उसकी बॉडी, और वो क्या हो जाए, उसकी हिस्टो इनकम्पेटिबिलिटी की बेस पे वो अबॉर्ट कर जाए। तो इसके लिए ये होता है कि जब ऐसे बेबीज़ की अपना बर्थ होती है तो फौरी तौर पे मदर को ऐसे इंजेक्शंस दिए जाते हैं कि जो इसकी जो एंटीबॉडीज़ बनी हुई हैं उनको सुप्रेस करने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए, ताकि नेक्स्ट जो प्रेगनेंसी है वो अबॉर्ट ना हो जाए। तो सफिशेंट है इतना ही। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह अलहदा से फिर देखेंगे इसमें कुछ और चीज़ें जो होंगी दूसरी वीडियोज़ में। अल्लाह हाफ़िज़।